Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today the lecture is about measures of position. जिस तरह आप लोगों ने measures of central tendency पढ़ा था, mean, median, mode. अगर आपको याद हो mean, median, mode हमारी central tendency से related चीज़ें थी, और फिर measures of dispersion हमने पढ़ा था, range, variance वगैरह. इसी तरह measures of position भी है. Objectives: by the end of session, the learners would be able to understand percentiles, quartiles, deciles and outliers. इसको बाद में करने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि क्योंकि इसके साथ एक और लिंक्ड अप टॉपिक है which is बॉक्स प्लॉट और विस्कर प्लॉट, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे. तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए मैंने इसको बाद में रखा था. मैंने पहले बताया भी था कि हम बॉक्स प्लॉट जो मैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में सेकंड चैप्टर जो था हमारा वो बता रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं बॉक्स प्लॉट के बारे में बाद में बात करूँगा. सो दैट्स वाई इसको हमने थोड़ा सा बाद में रखा है. सो द ऑब्जेक्टिव्स आर टू अंडरस्टैंड परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, डेसाइल एंड आउटलायर. आप लोगों के सामने ये WHO की वेबसाइट है, आप इधर देख सकते हैं. आप जब भी बच्चों के बारे में बात करते हैं, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, उनकी वेट के बारे में ज़रूर बात होती है, उनकी हाइट के बारे में ज़रूर बात होती है. दिस ग्रोथ चार्ट इज़ रिलेटेड विद वेट फॉर एज. इसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं, हाइट फॉर एज वगैरह. तो ये इनका क्या मकसद होता है और ये कैसे यूज़ होते हैं, कैसे बिल्डअप होते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशन है इन द पब्लिक एंड मेडिकल साइड, वो हम आगे देखते हैं. लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि इसकी यूजेज जो मेजर्स ऑफ पोजीशन है उसकी कहाँ कहाँ पर है. इसी की बेस पे आपकी पॉलिसीज भी बनती है, वो आगे चल के हम बात करते हैं. ये आपके सामने let me just remove that. Okay. ये आपके सामने जो है एक बेसिकली एक वेट फॉर एज ऑफ बॉयज़ दिया हुआ है फ्रॉम बर्थ टू 6 months इन परसेंटाइल्स. ठीक है जी, इन परसेंटाइल्स. तो आप देख सकते हैं 3rd परसेंटाइल, 15th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल एंड 97 परसेंटाइल. इनका क्या मतलब होता है ये हम आगे चल के पढ़ते हैं. इधर आपको वीक्स दिए हुए हैं बच्चों के 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऑल दैट. और फिर हम ये देखें लिखा हुआ WHO ग्रोथ चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स. सो आप जब भी किसी पेडिट्रिशियन के पास आप जाते हैं अपनी OPD में, तो आपके सामने जब भी पेशेंट आता है तो आपने देखा होगा कंसल्टेंट यूजुअली इनसे ज़रूर उनके हाइट और वेट करवाता है बच्चे के, because their treatment and their decisions are based on those indicators. और आपको पता भी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं. सो हमारे यहाँ तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. वो हम आगे Introduction. So in addition to measures of central tendency and variation, there are measures of position or location, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया. The most common measures of position are percentiles, deciles and quartiles. इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे. They tell where a specific data value falls or its position in comparison with other data values. तो ये आपको बताता है कि एक बच्चे की क्या पोजीशन है as compared to the other children of his or her own age, जो उसके एज ग्रुप में फॉल करते हैं. ये कितना नॉर्मल है दूसरों से बच्चे दूसरों बच्चों के मुकाबले में. इसी के हम आगे डिस्कशन करेंगे. तो आपको स्पेसिफिक डाटा वैल्यू बताता है और हम आगे डिस्कस भी करेंगे. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज. For example, if a value is located at the 80th percentile, it means that 80% of the values fall below it in the distribution and 20% of the values fall above it. अगर एक बच्चा 80th percentile, जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक ग्राफ बना हुआ था, ऐसे करके बना हुआ था, मैंने आपको कहा था इधर वो मैं पीछे जा नहीं सकता बिकॉज इन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ PPT आप बैक नहीं कर सकते. इधर आपको वैल्यूज हम आगे बात करेंगे. खैर, तो इधर आपको वैल्यूज दी हुई थी 80, 90 एंड ऑल दैट. तो अगर एक बच्चे का जो ग्राफ है वो यहाँ पे फॉल करता है तो इट मीन्स के पोजीशन यहाँ पे फॉल करती है. इट मीन्स के he is better than 80% of the children actually.
Percentiles and z-scores are often used to assess anthropometric measures to help evaluate children's growth and nutrition status. یہ میں نے ابھی آپ کا ذکر بھی کیا تھا کہ یہ جو percentiles ہیں یہ growth charts جو ہیں اور z-score اگر آپ کو یاد ہو z is equal to x minus mu divided by sigma, تو اس کو بھی یوز کیا جاتا ہے اور percentiles کو بھی یوز کیا جاتا ہے in anthropometric measures. آپ نے I'm sure nutrition کا چیپٹر پڑھ لیا ہوگا اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوٹریشنل اسیسمنٹ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں اور اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے جس کو ہم واک کہتے ہیں، مڈل اپر آرم سرکمفرنس. سو اس سے ہمیں ایک بچے کے نیوٹریشن اسٹیٹس کا پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ ہم اس کا ویٹ اور ہائٹ بھی چیک کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم انہی چارٹس میں دیکھتے ہیں جس کا میں نے پیچھے بھی ذکر کیا، اور پھر اسی کے مطابق ہم ڈیسیژنس لیتے ہیں کہ یہ بچہ ویسٹڈ ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کا ویٹ نارمل ہے اپنی ایج کے مطابق، یا اس بچے کا ہائٹ اپنی ایج کے مطابق ٹھیک ہے نہیں ہے. سو اینڈ آپ کو شاید اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے یہاں بچے آلموسٹ 40% سے زیادہ بچے جو ان کا نیوٹریشن اسٹیٹس ٹھیک نہیں ہے، چھوٹے بچے لیس دین 2 years. یہ پکچر دکھانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف میں بول رہا ہوں اور ہم نے خود کچھ کیا نہیں ہے، کیونکہ اٹس اے ویری بگ پرابلم اف یو سی اٹ ایٹ دا بیک گراؤنڈ. So nutrition policy to practice in Pakistan exploring the challenges and research opportunities. So ہم نے یہ ایکچولی کیا تھا. یہ پالیسی میکر آپ کے سامنے کھڑے ہیں جو پچھلے پالیسی میکر تھے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم صرف ڈیسیجن کی بیس پہ پالیسی نہ بنے، کیونکہ میں پیچھے بھی بولا ہے کہ نیوٹریشن اسٹیٹس ہمارا بڑا لو ہے، تو ہم یہ ایویڈنس تو دیتے ہیں، وہ پالیسی بناتے ہیں پالیسی میکرز، لیکن ہم نے اس کو پریکٹس میں بھی لے کے آنا ہے. سو اس کے اوپر ریسرچ کرنا، یعنی یو کال دیٹ ایکشن ریسرچ اور دی امپلیمنٹیشن ریسرچ ان فیکٹ، کہ جو کی گئی ہے پالیسی وہ واقعی امپلیمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. سو دیر از اے لاٹ آف اسکوپ ان دیٹ. A lot of international organizations work on this parameter. Then going ahead, یہ آپ کے سامنے ایک اور میں تھوڑا سا just really کہ ان چیزوں کی پریکٹیکل بڑی پبلک ہیلتھ میں امپورٹنس ہے جی. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم بس پڑھ لیں اور بس یہ ایگزام کے لیے ضروری ہے اور بس بھول جاؤ اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ کے سامنے ہے کہ فاٹا کے لیے اسٹنٹنگ پریونشن پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا بہت زبردست طریقے سے، اور ابھی بھی جاری ہے. اسی کی بیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ میں، جس نے ابھی پہلے بتایا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں. فاٹا جو اب مرج ہو چکا ہے، کے پی ڈسٹرکٹس بھی بن چکے ہیں، یہ سارے ہم مل کے کام کرتے ہیں کیونکہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، ان میں کام کیا جائے. سو دیٹ از پبلک ہیلتھ، دیٹ از کمیونٹی میڈیسن، کہ ہم ان چیزوں کو پھر پریکٹیکلی جو ہم پڑھتے ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے پبلک ہیلتھ کے لیے، کیونکہ اٹس اے بگ big big challenge for us. Going ahead, compared to percentiles, z-scores have advantages. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ زی اسکور میں تو ایکس مائنس میو یعنی مین بھی یوز ہوتا ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی یوز ہوتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے، پرسنٹائل میں یہ چیزیں یوز نہیں ہوتی ہیں. زی از اکول ٹو، یہ دونوں ہم یوز کرتے ہیں، زی بھی یوز کرتے ہیں، پرسنٹائل بھی یوز کرتے ہیں، لیکن زی میں چونکہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مین ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوتا ہے. So they are calculated based on the distribution of the reference population, mean standard deviation, and thus reflect the reference distribution. زی اسکور کا ایڈوانٹیج اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہم ویلیو یعنی مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہمیں ریفرنس پاپولیشن سے ملتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. ہم صرف انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کرتے بلکہ لوکل ایلیمنٹس کو بھی دیکھتے ہیں اپنے ساتھ. Standardized quantities, they are comparable across ages, sexes and anthropometric measures. تو یہ اسٹینڈرڈائز کوانٹیٹیز ہیں جس طرح ٹیسٹڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، تو ان ٹیسٹڈ ایلیمنٹس کو ہم ہر جگہ یوز کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ ہے تو سندھ میں یہ ہے تو کے پی میں یہ ہے، بچوں میں یہ ہے اور بچیوں میں یہ ہے، اس ایج ابو 5 یہ ہے، بلو 5 یہ ہے. تو ہم اسٹینڈرڈائز کوانٹیٹیز ہوتی ہیں ان کو. Percentiles are position measures used in health-related fields to indicate the position of an individual in the group. تو میں نے پہلے اس طرح بتایا تھا کہ آپ کو ایگزیکٹلی پوزیشن بتاتا ہے ایک انڈیویجول کی کہ اس کی کیا پوزیشن ہے
in health related fields. ہم اس کو بھی practically کرتے ہیں. Percentiles divide the data set into 100 equal groups. اس کو 100 equal آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے, وہی ہے جو شروع میں نے WHO کا چارٹ بتایا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ایج, ادھر منتھس یہ تھے, ادھر ایج ان ایئرز دیا ہوا ہے 2 3 4 5 6, ادھر ویٹ دیا ہوا ہے بچوں کا, اور پھر ان کے مطابق ان کا 25th پرسنٹائل بنا ہوا ہے. ادھر بھی ویٹ دیا ہوا ہے, ادھر کیجیز میں, پاؤنڈس میں. سو ادھر تو آپ کو 11 ایئر اولڈ گرل آپ کو ایکس ایکسس پہ بتایا ہوا ہے, who weighs 82 pounds. آپ کے سامنے ایک بچی آتی ہے, ایک پیشنٹ آتی ہے جس کی عمر 11 سال ہے اور اس کا ویٹ جو 82 pounds ہے. 50th is in the 50th percentile for her age group. تو پھر آپ اس کو دونوں طرف سے کنسائڈ کرتے ہیں. 11 اس کی ایج ہے اور 82 pounds اس کا ویٹ ہے. سو آپ دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ فال کر رہا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں یہ 50th percentile پہ فال کر رہا ہے, 50th percentile پہ فال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, which means کہ she is better than 50% of the children of her age group. Percentiles are not the same as percentages. یہ بڑا ضروری ہے کہ percentiles بالکل similar نہیں ہے percentages کے. میں ابھی اس کی example دیتا ہوں. That is, if a student gets 72 correct answers out of a possible 100, she obtains a percentage score of 72. اگر ایک ایگزام ہے جس کا ٹوٹل مارکس 100 ہے اور اس میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے 72 اسکور کرتا ہے, تو آپ کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ 72% مارکس ہیں اس کو, لیکن کیا آپ کو اس مارکس سے اس کی پوزیشن پتہ چلتی ہے کہ اس نے ٹاپ کیا ہے یا اس نے بالکل باٹم پہ ہے یا مڈل میں ہے؟ نو, یو وونٹ گیٹ دا آنسر regarding her position or his position by knowing the number 72. You can get the percentage but not the position. So there is no indication of her position with respect to the rest of the class. She could have scored the highest, the lowest, or somewhere in between. That is what I said. On the other hand, if a raw score of 72 corresponds to 64th percentile, then she did better than 64% of the students in her class. یہ جو میں نے پہلے کہا تھا, اگر اس کا سکور 72 جو ہے 64 پرسنٹائل پہ کہیں پہ فال کرے, پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ she did better than 64% of the students in her class. یعنی پھر ہم اس کی ایک پوزیشن بتا سکتے ہیں کہ باقی اسٹوڈنٹس کے کمپیریزن میں وہ کدھر فال کر رہا ہے, وہ کدھر ہے. So percentiles are symbolized by, کیونکہ 1 to 100 ہے, so P1, P2, P3, P4, P10, 20, 21, and so on, P90. So یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے. The frequency distribution of systolic BP reading millimeter of mercury of 200 randomly selected students shown here. Construct a percentile graph. تو یہ آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے 200 اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے اور ادھر سسٹولک بی پی کی باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہے ہم باؤنڈریز بنا سکتے ہیں, اس کو ہم نے کنٹینیوس ویریبل میں چینج کر دیا ہے. 89.5 to 104.5, 104.5 to 119.5 and so on. Last one is 164.5 to 179.5. تو آپ کو ہر ایک اسٹوڈنٹ کی فریکوینسی بتائی جا رہی ہے کہ اس سسٹولک بی پی میں کتنے اسٹوڈنٹس فال ہوئے, 24. اس سسٹولک بی پی کی رینج میں 62 اسٹوڈنٹس فال ہوئے اینڈ سو آن. اس کو اگر آپ ٹوٹل پلس کر لیں تو دیٹ وڈ بی اراؤنڈ 200. دیٹ از اراؤنڈ 200 ایکچولی. پھر کومولیٹو فریکوینسی آپ کو پتہ ہے ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. 24 plus 62 is 86, 86 plus 72 is 158 and so on, اور ایونچولی آپ کے پاس 200 ہی آتا ہے. Then this one is getting the percentage. Cumulative percent ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. We can just calculate it by جس طرح percentage کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. So 200 into 100, ٹھیک ہے جی. So 200 divided by 200 into 100 is 100 actually. So یہ آپ کے سامنے ہے جس طرح سمپل پرسنٹیج ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں جو ہم نے پہلے کیا ہوا ہے. اچھا, ادھر آپ کے سامنے یہ آ گئی ہے ایکس ایکسس پہ وہ ساری ویلیوز جو ہم نے کنٹینیوس نیچر میں چینج کی تھیں.
89.5, 104.5. Graph the data using the class boundaries for the x-axis. आप देख सकते हैं x-axis पे हमने class boundaries बनाई हुई है 89.5, 104 और maximum value जो है 179.5 है. ये सारा आपको given है. और फिर हम आगे चलते हैं and the percentage for the y-axis. हम इधर percentage, cumulative percentage यानी 100 ही है ना maximum cumulative percent, तो हमने इसको divide कर दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. तो ये तो सिंपल परसेंटेज है. तो अब हम देखते हैं कि 89.5 टू 104.5 में cumulative कितने परसेंटेज है? 12. तो आप देख सकते हैं ये जो डॉट है छोटा सा, ये 10 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी 12. सो इधर से हमने, इधर तो ज़ीरो होगा ना क्योंकि इधर तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने हैं? 12. सो ये 12 हो गया हमारा इधर से. फिर नेक्स्ट हमारा 104.5 टू 119.5 कितना है? ये आपके सामने है, वो है 43. सो 43 वुड फॉल ओवर हेयर समवेयर. ठीक है, तो ये इस तरह ये डॉट्स बन रहे हैं यूजिंग दिस क्लास बाउंड्री एंड यूजिंग दिस cumulative परसेंट. ठीक है, फिर अगर लास्ट वन हम चेक करें 164.5 टू 179.5 जो ये है, इसको अगर हम देखें तो देखें टोटली 100% पे चला गया इधर. ठीक है जी. सो इस तरह ये जो आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये बन रहे हैं. ठीक है, और आपको याद हो तो हमने कहा था कि हम इन डॉट्स को बेसिकली कंबाइन कर सकते हैं. लेट मी जस्ट, ओके. तो ये जो डॉट्स बने हैं आपके पास, ये बने हैं बेसिकली कैसे? हमने क्लास बाउंड्रीज को यूज़ किया और उसकी परसेंटेज जो आखिर में उनको यूज़ किया, हमारे पास डॉट्स आ गए ये सारे, और फिर हमने इनको कंबाइन कर लिया या डॉट को जोड़ लिया हमने. या सो इस तरह ये चीज़ बन गई है. सो ये आपका कहलाता है परसेंटाइल ग्राफ, और ये आपको अच्छी तरह याद है, ये हम बना सकते हैं. ये चीज़ इसकी मैं बात कर रहा हूँ, हमने पहले चैप्टर 2 में हमने बनाया हुआ है. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ. ओके, सो अब आपके सामने एक है ब्लड प्रेशर ऑफ 130 कॉरस्पॉन्ड्स टू अप्रॉक्सीमेटली 70th परसेंटाइल. तो अगर किसी स्टूडेंट का 130 बीपी है, 134 यहाँ पे, तो 130 कहीं यहाँ पे फॉल करेगा ना. तो हम कैसे बता सकते हैं उसका परसेंटाइल? उसी परसेंटाइल ग्राफ को हमने यूज़ किया. परसेंटाइल ग्राफ हमारे पास बन गया बाय कंबाइनिंग दीज डॉट्स. हमने इधर से 130 को यूज़ किया, जहाँ पे वो टच किया उसको हमने हॉरिजेंटली देखा तो वो 70th परसेंटाइल पे आ रहा है. सो दैट इज़ हाउ वी कैन डिटर्मिन द परसेंटाइल of a student if his or her blood pressure is around 130. इसी तरह आगे जो एग्जांपल है वो है the 40th percentile corresponds to a value of approximately 118. अब पहले आपको वैल्यू दी हुई थी 130 और आपने परसेंटाइल रैंक देखा. अब आपको परसेंटाइल दिया हुआ है और आपने उसकी वैल्यू देखनी है. The 40th percentile corresponds to a value of approximately 118. तो आपके पास अगर 40th percentile given हो तो आप उसको इधर से देखेंगे, ये एरो बना भी हुआ है, और फिर उसको ऐसे देखेंगे वर्टिकली, तो आप देखेंगे it is around approximately 118. So अगर आपके पास 40th percentile है, that corresponds to a value of approximately 118. 119 से थोड़ा सा पीछे. ठीक है जी. सो हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज को यूज़ किया. ठीक है जी. वाई एक्सिस पे हमने क्युमुलेटिव परसेंटेज दिया 10, 10, 10, 20, 30, 40, और फिर हर क्लास बाउंड्री की वैल्यू के लिए हमने डॉट लगाया जो भी था, और फिर इन डॉट्स को कंबाइन किया, हमारे पास परसेंटाइल ग्राफ बन गया. और फिर उसी की बेस पे हमें अगर परसेंटाइल दिया हुआ है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर वैल्यू दी है 130 तो हम उसका परसेंटाइल निकाल सकते हैं.
So finding values and the corresponding percentile ranks by using a graph yields only approximate answers. So मैंने ये भी आपको पहले बताया था कि z वैल्यू को हम इसलिए भी प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज उसमें हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं ऑफ द रेफरेंस पॉपुलेशन. ये भी यूज़ होता है लेकिन इसमें अप्रॉक्सीमेट आंसर्स होते हैं एज यू कैन सी. So now there are several methods for computing percentiles for data. लेकिन हम एक मेथड यूज़ कर रहे हैं percentile हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. The percentile corresponding to a given value x is computed by using the following formula. यह फॉर्मूला है, 2-3 चीज़ें होती हैं जो याद करने की होती हैं. मैंने पहले ही बताया था आपको स्टैट्स में हर लेक्चर में. इसमें ये एक चीज़ है, the percentile is equal to number of values below x plus 0.5 divided by total number of values into 100. ये आसान है, बहुत आसान है. अभी हम आगे करते हैं इसको. Exercise. A teacher gives a 20-point test to 10 students. The scores are ये आपके सामने उनके स्कोर दिए हुए. पहले स्टूडेंट ने 18 स्कोर किया आउट ऑफ 20, दूसरे ने 15 और आखिरी ने 10 स्कोर किया. 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स आपके सामने है. सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्कोर ऑफ 12. पहले एज यू कैन अंडरस्टैंड हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, लोएस्ट टू हाईएस्ट. So 2, 3, 5, 6, 8, 10 and the highest with 20. Then substitute into the formula. जो पीछे मैंने बोला एक चीज़ याद करने की, ये आपके सामने फॉर्मूला है. So आपको कहा था find the percentile rank of 12. So number of values below x कितनी है? Below x 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 values are below x plus 0.5. Total number of values कितनी है? 10 है कि नहीं है? तो 10 students है into 100. तो वही हम करें. Since there are 6 values below a score of 12, the solution is 6 plus 0.5 divided by 10. ये 6 कैसे आया? 12 के नीचे कितनी values हैं? There are 6 values below 12. So 6 plus 0.5 is a part of the formula divided by 10, the total number of students, जो हमारे पास total number of values थी, into 100. So आपका 65th percentile answer है. Thus a student whose score was 12 did better than 65% of the class. तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि जिस बच्चे का स्कोर 12 आया, he or she did better than 65% of the class. क्योंकि 65th percentile, it means she did better than 65% of the class. Find the percentile rank for a score of 6. आप करें जी. I am giving you 1 minute. Okay, it's pretty simple. Student who scored 6 did better than 35% of the class. क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास 35 ही आएगा, 35th percentile ही आएगा. So which means she did better than 35% of the class. Now find the value that corresponds to 25th percentile. पहले आपको वैल्यू दी हुई थी, आपने परसेंटाइल कैलकुलेट करना था. आपको परसेंटाइल दिया हुआ है, आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इसके लिए भी हम पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में उसी डाटा को जो हमने पीछे किया है. देन सब्स्टिट्यूट इनटू द फॉर्मूला. मैं फिर से बता देता हूँ, पहले आपको पिछली स्लाइड में वैल्यू दी हुई थी, आपने परसेंटाइल कैलकुलेट करना था. इधर आपको परसेंटाइल दिया हुआ है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो इसका फॉर्मूला है C is equal to n into p divided by 100. ये भी बड़ा आसान है. n is equal to total number of values, p is 20 percentile actually. So C is equal to 10. total number of values आपके पास 10 ही है ना जी. ये सारी जो ये 10 है. परसेंटाइल तो आपको गिवन है which is 25th percentile divided by 100. So आपके पास क्या आंसर आता है? 2.5. अब if C is not a whole number, अगर C होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है क्योंकि 2.5 है, देन राउंड इट अप टू द नेक्स्ट होल नंबर, इन दिस केस C. अगर ये 2.5 है तो उसको हम 3 कर देंगे, अगर ये 3.5 होगा तो हम 4 कर देंगे. नेक्स्ट होल नंबर पे हम इसको चेंज करते हैं.
Start at the lowest value and count over to the third value which is 5. C आपका 3 आ गया तो आप lowest value से शुरू करते हैं 1 2 3. So 5 value आपके सामने आती है, third value जो है वो 5 है. Hence the value corresponds to 25th percentile is 5. क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आई है काउंट करके 1 2 3, so the third value is 5, so the value 5 corresponds to the 25th percentile. That's the method. ये कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं. अगर मैं आपको कहूँ कि find the curves, let me just see क्या साइज है नहीं है. Okay, yes, good. अब मैं आपको वही क्वेश्चन है, now find the value that corresponds to 60th percentile. मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ है, क्योंकि इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं फिर मैं आगे चलता हूँ. उसी तरह हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, सब्स्टिट्यूट किया फॉर्मूला में. टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 10 है, p हमें गिवन है विच इज़ 60th परसेंटाइल डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा. अब देखें ये हमारे पास c होल नंबर है. पहले हमारे पास 2.5 आया था, हमने उसको चेंज कर दिया था नेक्स्ट होल नंबर में 3 में. इधर हमारे पास 6 आ गया. नो देयर इज अ ग्लिच इन इट, घबराने होता क्या है, इफ c इज अ होल नंबर जिस तरह इस केस में 6 था, यूज द वैल्यू हाफ वे बिटवीन c एंड c+1 वैल्यू व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू, इन दिस केस 6 एंड 7 वैल्यू. ये हमारे पास वही डाटा है, वही 10 स्टूडेंट्स का जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था. जब हमारे पास ये होल नंबर में आंसर आता है तो हम क्या करते हैं, c भी लेते हैं और c+1 वैल्यू भी लेते हैं. तो हमारे पास जो 6th वैल्यू है वो तो आ रही है 10th, लेकिन +1 वैल्यू भी लेते हैं 7th वैल्यू. दैट इज़ द मेथड. आपका सवाल होगा कि ये कैसे करें. दैट इज़ द मेथड जो हम होल नंबर में यूज़ करते हैं. ये जिस तरह आप कह सकते हैं E = MC², वो कैसे डिराइव हुआ उसकी हम डिटेल में जाएंगे तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो जब हमारे पास होल नंबर में आंसर आए तो हम क्या करते हैं, c भी लेते हैं यानी 6 वैल्यू भी लेते हैं इस केस में, और c+1 7th वैल्यू भी लेते हैं. अगर फॉर एग्जांपल हमारा c सेकंड वैल्यू होता फॉर एग्जांपल तो हम ये थर्ड वैल्यू भी लेते. इस केस में हमने ये दोनों वैल्यूज ले ली, 10 + 12, उसको डिवाइड किया 2 से, हमारे पास 11 आया. सो hence 11 corresponds to the 60th percentile. इस केस में हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 60th परसेंटाइल पे कौन सी वैल्यू कॉरस्पॉन्ड करती है, तो इवेंचुअली जो हमें इस सारे स्टेप्स से वैल्यू मिली वो हमें मिली 11. सो हेंस 11 कॉरस्पॉन्ड्स टू 60th परसेंटाइल. में फिर से बता देता हूँ, हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. होल नंबर में हमारे पास आंसर आया c का 6th, तो हमने बिलो से काउंट किया 1 2 3 4 5 6. ये तो c की वैल्यू होगी, लेकिन चूंकि ये होल नंबर है 6 तो हम इस केस में c+1 यानी 7th वैल्यू भी लेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. तो हमारे पास जो आंसर आएगा that is 11 corresponds to the 60th percentile. Anyone scoring 11 would have done better than 60% of the class. That is the interpretation. Find the value that corresponds to 70th percentile. अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपके सामने डाटा है, आप इसको करें. आपको मैं 1 मिनट देता हूँ. Go ahead please. C is equal to N into P divided by 100. That is the formula. Everything is given. आपने सिर्फ कैलकुलेट करना है और वैल्यू बतानी है जो 70th परसेंटाइल को कॉरस्पॉन्ड करे. ओके, शाबाश. आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा. Concept check. If a person's score on an exam corresponds to 75th percentile, then that person obtains 75 correct answers out of
100 questions. Is it true or false? It's false, क्योंकि 75th परसेंटाइल आपको पोजीशन बताता है, करेक्ट आंसर्स का नहीं बताता. ये तो आपको लिटरली एक किस्म की परसेंटेज बता रहा है. 75 आउट ऑफ 100 इज 75%. 75th परसेंटाइल तो आपको कहता है कि they scored better than 75% of the class. आंसर्स की बात नहीं करता, करेक्ट आंसर्स की बात नहीं करता, बल्कि उसकी पोजीशन बताता है उसकी क्लास में कि she or he did better than 75% of the class. So this is false. Now coming towards this quartiles. Quartiles divide the distribution into 4 groups separated by Q1, Q2 and Q3. ये तो आपके पास डाटा सेट में स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई, जो भी है स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर Q1 होता है, फिर Q2, फिर Q3 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू. और इनके बीच में अगर आप देखें तो 25% वैल्यूज ही फॉल करें. स्मॉलेस्ट वैल्यू टू Q1 इज equal to 25% of the values. Q1 to Q2 is 25%, Q2 to Q3 is 25% values again, and Q3 to largest value is 25% values again. Find Q1, Q2 and Q3 for the data set of 15, 13, 6 and so on. अब आपको दिया हुआ डाटा आपने इसमें quartiles फाइंड आउट करने. सो ये आपके सामने डाटा गिवन था, पीछे क्वेश्चन का ही पार्ट है, इसको हमने अगेन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. पहला काम क्या होगा हमारा? पहला काम होगा इस डाटा सेट में इसका मीडियन कैलकुलेट करना. मीडियन हमारा थर्ड लेक्चर था जिसमें हमने मीडियन मोड कैलकुलेट किया था. तो हमारे पास डाटा सेट गिवन है, आप देख सकते हैं 5, 6, 12, 13, 15, 18. अब ये इवन नंबर्स हैं, 8 हैं, तो हम क्या करते हैं, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो बीच की दो वैल्यूज हैं उनको प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपके पास मीडियन जो आता है वो है 14. ये एक थर्ड चैप्टर की बात हो रही है जो हमने मीडियन कैलकुलेट किया था. इट्स बहुत आसान है मीडियन मोड कैलकुलेट करना, और इसमें हम मीडियन की बात करें. सो आपको मीडियन तो मिल गया, ठीक है जी. इस डाटा सेट का मीडियन तो हमें पहला मिल गया, विच इज एक्चुअली Q2. Q2 और मीडियन दोनों एक ही चीजें हैं. फिर फाइंड द मीडियन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डाटा वैल्यूज लेस देन 14. तो आप देख सकते हैं आपके पास मीडियन तो आ गया. अब हम Q1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? 14 से जो नीचे वैल्यूज हैं उसको हम एड्रेस करते हैं. तो 14 के नीचे यही 3 वैल्यूज है ना, 5, 6, 12 एंड 13. उसका फिर हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं और वो हमें Q1 देगा. सो इसका भी हम 6 + 12 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, दैट वुड बी 9. ये हमें Q1 देगा. यानी पहले हमने सारे डाटा सेट का मीडियन कैलकुलेट किया विच गिव्स यू Q2. सॉरी, प्रीवियसली आई सेड मीडियन इज इक्वल टू Q2, लेकिन इसको ऐसे समझिए कि पहले पूरे डाटा सेट का हमने मीडियन कैलकुलेट किया, जो हमारे पास Q2 आ गया, जिसकी वैल्यू इवेंचुअली हमारे पास आई 14. फिर 14 के नीचे जितनी वैल्यूज फॉल करी थी, यानी 13, 12, 6 एंड 5, इनको हमने एड्रेस किया, इसका मीडियन कैलकुलेट किया, तो हमारे पास ये आ गया 9. तो ये बन गया हमारा Q1. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अगर Q3 चाहिए तो हमें किस चीज को एड्रेस करना होगा, आप सोचें. Q2 हमारे पास आ गया, Q1 हमारे पास आ गया, नेक्स्ट स्टेप इज Q3. तो हमें क्या करना चाहिए? Q1 के लिए हमने बिलो 14 को एड्रेस किया था. बड़ी आसान सी बात है कि Q3 के लिए हम अबव 14 को एड्रेस करेंगे. सो अबव 15 को आप प्लीज़ ज़रा कैलकुलेट करें, अबव 14 को कैलकुलेट करें, यानी Q3 को कैलकुलेट करें. कितना आता है आपके सामने, आपके पास कितना आ रहा है देखें, इसी मेथड को यूज़ करके. जी, आपके पास जो आएगा वो आएगा 18 + 22 divided by 20 is divided by 2 is equal to 20. So Q3 is 20. बड़ा आसान सी बात है, बड़ी आसान सी बात है. Q14 के ऊपर कितनी वैल्यूज हैं? अबव 14, 15, 18, 22 एंड 50. और इन का मीडियन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 18, 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट 20.
Now, the number of schools found in 10 cities of Pakistan are ये different cities में different number of schools हैं. पहली city में 89 मिला और आखिरी city में हमें 39 schools मिले. Find the quartiles. ये आपकी exercise है जो आपने करनी है. You should still this video and do it ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी समझ आई है. So इसका जो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. हमने किया अरेंज, फिर सारे डाटा सेट का हमने मीडियन कैलकुलेट किया. सारे डाटा सेट का हमने मीडियन कैलकुलेट किया तो हमारे पास 78 प्लस 89 हमारे पास मीडियन आया 83.5. 83.5 से नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं यानी 78, 48, 47, 39, 30 इसको हमने देखा, वो हमें Q1 मिल गया. अब इसमें तो हमें डायरेक्टली 5 वैल्यूज़ है ना, इवन नंबर तो नहीं है, तो डायरेक्टली 47 हमें मीडियन मिल जाता है. अब 89 83.5 से अबव कितनी वैल्यूज़ हैं आप देख सकते हैं. 89 है, 138 है, 164 एंड 215 to 96. तो इसमें भी हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, यानी ऑड नंबर है, डायरेक्टली हम Q3 बता सकते हैं. तो आपके पास 160. ठीक है जी. सो हाउ टू ड्रॉ अ बॉक्स प्लॉट. ये पिछला वाला ही आंसर है जो अभी हमने कैलकुलेट किया. Q1 was 47, median was 83.5, Q3 was 164 and minimum maximum values were there as well. So आप देख सकते हैं draw a scale for the data on the x-axis. हमने x-axis पे data को draw कर लिया. अब ये कैसे हो रहा है, locate the lowest value. lowest value हमारे पास अगर आप पीछे जाएं, जो हमें पीछे क्या बल्कि इधर गिवन है हमारे पास, सॉरी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास लोएस्ट वैल्यू जो है 30 है. ठीक है जी, लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 30 आ गई. लोकेट द लोएस्ट वैल्यू 30, देन Q1 which is 47, देन मीडियन which is 83.5. देखें ये आ कैसे रहा है. 0 to 100 हमने सबसे पहले तो स्केल को ड्रॉ किया ना जी, सबसे पहले तो हमने स्केल को ड्रॉ किया. और हमने 0 to 300 क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 296 आ रही है. तो हमने 0 से लेके ऑलमोस्ट 300 तक इस स्केल को बनाया फॉर द डाटा, ताकि हमारे पास लोएस्ट और मैक्सिमम वैल्यू जो है इसमें आ जाए. सो आप इधर देख सकते हैं. सो ये तो हमारे पास पहले 0, 100, 200 और 300 हो गया. आप इसको 0, 50, 100, 150, 250 और 300 भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी ठीक है. लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 30 है, आप देख सकते हैं डाटा सेट में. उसके बाद Q1 आता है विच इज़ 47. तो 30 कहीं यहाँ पे फॉल करेगा, 47 कहीं उसके करीब फॉल करेगा. ठीक है ना. 47 के बाद मीडियन जो है 83.5 है जो यहाँ पे फॉल करेगा. और 164 आप देख सकते हैं, क्योंकि 100 अगर यहाँ है तो 150 कहीं यहाँ पे होगा, तो 164 तो कहीं यहाँ ही पे आएगा ना. और फिर मैक्सिमम वैल्यू 200 से भी आगे कहीं 296 पे फॉल करेगी. So locate the lowest value, Q1, median, Q3 and the highest value on the scale. हमने locate कर दी. आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी लाइन में ही कर लें, यानी वो छुप जाएगा. यानी आप इधर डॉट लगा लें, इधर डॉट लगा लें, यानी हमने ये डॉट लगाया 47 के लिए, ये डॉट लगाया 83.5 के लिए, ये डॉट लगाया 164 के लिए और ये डॉट लगाया 296 के लिए. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड Q1. ये आपको ऑटोमेटिकली SPSS कोई भी सॉफ्टवेयर करके देता है, ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको पता हो ये चीज़ क्या है. ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड Q1 एंड Q3. आप देख सकते हैं हमने एक बॉक्स बना दिया Q1, सॉरी ओके. आप देख सकते हैं हमने एक बॉक्स बना दिया है, ये सारा का सारा बॉक्स बना दिया है Q1 एंड Q3 के अराउंड. ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन थ्रू द मीडियन. और वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, पहले बॉक्स बनाया Q1 एंड Q3 के अराउंड और फिर ये लाइन ड्रॉ कर दी, a vertical line through the median, and connect the upper value
connect the upper value and the lower value to the box. हमने connect किया upper value को with the box and the lower value with the box. तो ये आपके सामने एक बॉक्स प्लॉट बन गया जिसको हम विस्कर प्लॉट भी कहते हैं, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, क्योंकि ये बॉक्स है और ये विस्कर्स हैं. ठीक है, ये विस्कर्स हैं. राइट. Okay, so smallest data value Q1, Q2 which is median, Q3 and largest data value 25% values fall करती हैं इनके बीच में. The interquartile range is defined as the difference between Q1 and Q3. इनके अगर ये 90 है और ये फॉर एग्जांपल 20 है, एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले डाटा सेट में क्या था मुझे अभी याद नहीं है. फॉर एग्जांपल ये 90 है, 20 है, तो IQR वुड बी हम आगे कैलकुलेट करते हैं. आउटलायर्स क्या होते हैं जी? An outlier is extremely high or extremely low value when compared with the rest of the data value. Data should be checked for extremely high or low values. These values are called outliers. An outlier can strongly affect the mean and standard deviation of a variable. Outlier, for example, आपसे error हो जाता है, आप डाटा एंट्री कर रहे हैं SPSS में, एज आप मेडिकल स्टूडेंट्स के लेते हैं 20, 22, 23, आपसे गलती से 200 हो जाता है एक जगह, तो वो आउटलायर बन जाता है कि नहीं बन जाता. सो आप कभी भी उस आउटलायर को चेक कर सकते हैं. उस 200 से आपके मीन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. इसी तरह एक एम्पैथी स्कोर है या इमोशन इंटेलिजेंस स्कोर है, हर एक का यू नो ऑन एवरेज 100 आ रहा है, एक बंदे का 40 आ रहा है. इसका मतलब कि उसने कोई क्वेश्चंस मिस किए हैं, बिल्कुल ही आउटलायर है ना, क्योंकि मेजॉरिटी के जो है 110 100 के बीच में कहीं पे फॉल कर रहे हैं और एक बंदा 40 ले रहा है. तो इट्स एक्सट्रीम वैल्यू, आउटलायर है. तो डाटा सेट में आपके सामने जब इस तरह की वैल्यूज आती हैं जो बिल्कुल ही अजीब सी होती हैं, तो आपको अपने डाटा सेट को चेक करना चाहिए कि कहीं मैंने कोई डाटा एंट्री में तो कोई कोई मसला नहीं किया, या कोई क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने कोई सही तरह सही शायद फिल नहीं किया ना, ऑल दैट, जिसकी वजह से वैल्यूज बिल्कुल अलग हो रही हैं और इससे आपकी मीन पे ही फर्क पड़ेगा. For example, suppose a researcher mistakenly record extremely high data value. That is what I said. Now exercise. Check the following data set for outliers. तो हम outliers को कैसे करते हैं चेक, एक उसका तरीका भी है. आपके पास data set given है, the value देखिए 5, 6, 12, 13, 15, 22 और एक 50 दी हुई है. The data value 50 extremely suspect. These are the steps in checking for an outlier. तो पहले आप क्या करेंगे, ऐसे ही पता चल सकता है, लेकिन इसको चेक करने के लिए अगर कभी कोई पूछे तो फाइंड Q1 एंड Q3. दिस वाज डन इन प्रीवियस स्लाइड. Q1 इज 9, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं जी. पहले हमने सारे डाटा सेट का मीडियन कैलकुलेट करना है, पहले हम कर चुके हैं. ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा. फिर 13 प्लस 15 हमारे पास 28, 28 डिवाइड बाई 2 इज़ 14. तो ये वाली डाटा वैल्यूज़ हम एड्रेस करेंगे, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं. Q3 भी हमारे पास आ गया था, Q1 भी हमारे पास आ गया था. तो मैंने पहले बताया था कि इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास IQR यानी इंटरकोटाइल रेंज आ जाती है, विच इज़ 11. 20 माइनस 9 इज, वो हमारे पास आ गई. 11 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 1.5, ये अब फॉर्मूला का पार्ट है. 1.5 से जो हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 16.5 वैल्यू आ जाती है. ये हमेशा 1.5 पे होगा. दिस इज स्टैटिक, दिस इज स्टैटिक. अगर आपको आउटलायर फाइंड आउट करना है, दिस इज स्टैटिक वैल्यू. आपको IQR को 1.5 कोई भी हो वैल्यू, 20 हो 30 हो, इस केस में 11 है, तो हम 11 से मल्टीप्लाई करें 1.5 को, इट इज 16.5. Subtract the value obtained in step 3 from Q1 and add the value obtained in step 3 to Q3. हमने माइनस करना है Q1 से इंटरकोटाइल रेंज को. जो हमारे पास Q1 था वो 9 था. 9 माइनस 16.5 इज माइनस 7.5. अब आपको ये रेंज बता रहा है कि इससे कम या इससे ज़्यादा जो वैल्यूज़ होंगी वो आउटलायर होंगे. तो लोएस्ट वैल्यू -7.5 है, और Q3 में 16.5 को हम ऐड करेंगे, तो आपके पास 36.5 आ जाएगा. सो इस मेथड से आपको ये दो वैल्यूज़ मिल रही हैं. Check the data set for any data values that fall outside from interval from this is -7.5
to 36.5. The value outside 50 is outside this interval, hence it can be considered as outlier. मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि इन दोनों के नीचे या बहुत ऊपर जो वैल्यूज फॉल करेंगी वो आउटलाइन होंगी, और ये मेथड हर एक में यूज होता है, यानी IQR को आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से हमेशा। ये मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर दूं, या वही चीज़ है, मिनिमम वैल्यू है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, फिर Q1 है, फिर मीडियन है, फिर Q3 है, Q3 एंड Q1 का जो डिफरेंस है दैट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज। ये आपके आउटलायर्स हैं, ये भी हाईएस्ट लेवल पे भी और लोएस्ट लेवल पे भी जो ये वैल्यूज होती हैं जो आउटसाइड दिस एलिमेंट फॉल करती हैं, दोज आर एक्चुअली आउटलायर्स। और आप देख सकते हैं इधर भी हमने IQR को 1.5 से मल्टीप्लाई किया है। सो आप देख सकते हैं इधर भी मिनिमम वैल्यू टू Q1 इज 25th परसेंटाइल, फिर ये Q1 टू ये भी मीडियन भी आपका 25th परसेंटाइल होता है, या इसको अगर हम कंबाइन कर लें तो 50th परसेंटाइल हो जाएगा, यानी ये सारा अगर हो जाए तो 50th परसेंटाइल। और अगर मिनिमम से आप Q3 की तरफ आए तो 75th परसेंटाइल हो जाएगा। इंडिविजुअली तो सारे 25 है ना, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, लेकिन अगर ये सारा हम एडअप कर लें तो 75 हो जाएगा ना, और ये भी कर लें तो 100 परसेंटाइल हो जाएगा। ऑल इंडिविजुअल लेवल पे ये 25th ही है। इसी तरह आप इनको रिसर्चर्स में भी देखेंगे, इन ग्राफ्स को, इन बॉक्स प्लॉट्स को आप देख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय एक किस्म का फीमेल और मेल का दिया हुआ है कि आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मेल के अंदर ज़ीरो, मिनिमम ज़ीरो से लेके मैक्सिमम 9 बुक्स तक वो रीड करते हैं। फीमेल्स में मिनिमम 2 से लेके 12 बुक्स तक वो रीड करते हैं, और उसके मीडियन भी दिया हुआ है। इसी तरह इनको हम डिफरेंट रिसर्चेस में आप देखेंगे, अपने आर्टिकल्स में देखेंगे, आपके सामने आएगी ये चीज़। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं, 1 2 3 मेथड आपको गिवन है। आपको पता चलता है कि जी मेथड 4 जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो स्कोर आ रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो अपर स्केल पे फॉल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये भी अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना ये अच्छा है। और ये शायद कन्वेंशनल सिस्टम है, ये जो सिस्टम है शायद इसमें नए ऑडियो लेक्चर्स हैं या वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसकी वजह से आपके स्कोर्स क्योंकि आपको टाइम मिलता है ज़्यादा अपने आप को एक कॉन्सेप्ट को समझने का, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक कन्वेंशनल सिस्टम में क्लास लेते हैं और आप फिर शायद भूल जाते हैं। So that is how you can actually evaluate and carry out research on any मेडिकल एजुकेशन वाला एलिमेंट। या आप आजकल कोरोना का आजकल इतनी मेडिसिन आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये क्लोरोक्वीन है, ये क्लोरोक्वीन प्लस एजिथ्रोमाइसिन वाला आम है पेशेंट्स का, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की देखी जा रही है बात। ये फॉर एग्जांपल क्लोरोक्वीन प्लस एजिथ्रोमाइसिन प्लस एंटीवायरल है, और ये जो ग्रुप है क्लोरोक्वीन प्लस उनको एजिथ्रोमाइसिन भी दी जा रही है, क्लोरोक्वीन भी दी जा रही है, एंटीवायरल भी दी जा रही है, और कन्वालेसेंट थेरेपी भी, प्लाज्मा ब्लड भी प्लाज्मा एलिमेंट भी दिया जा रहा है। सो इसमें आप देख सकते हैं ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, इसमें आई डोंट नो क्या रियलिटी है नहीं है। तो आपको पता चलता है कि जी ये जो थेरेपी है ये आम जो है ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनकी रिकवरी अच्छी हो रही है, वट एवर इट केस इज। और इसी चीज़ को फिर हम आगे आपको इंशाल्लाह मौका मिलेगा अपने जब आप सिस्टमेटिक रिव्यू करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको आगे का भी सोचना चाहिए। कल को आप आगे रिसर्चेस करते हैं, सिस्टमेटिक रिव्यू ये तो खैर बाय द वे बात है, लेकिन इसको मैं बता रहा हूँ कि इसको हम यूज़ करते हैं इन ब्लॉक्स। ये आप देख सकते हैं सारे बॉक्स प्लॉट हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं 10 डिफरेंट स्टडीज़ को हमने शामिल किया और उससे एक इफेक्ट हमने निकाला है। तो ये और भी स्ट्रॉन्गर एविडेंस होता है कि ये सारी स्टडीज़ एक एक बात कर रही हैं, ये एक बात कर रही है, ये दूसरी बात कर रही है, तीसरी बात कर रही है, ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हुई हैं, और उससे हमने एक बात निकाली है। उन सारे रैंडमाइज्ड ट्रायल से हमने एक
رزلٹ نکالا ہے which is even more stronger. ٹھیک ہے جی، ایک ہی ٹائٹل کے اوپر یہ ڈفرینٹ اسٹڈیز ہو رہی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ آتھرس کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو سب کو ایڈ اپ کیا ہے اور اس میں سے ایک کومولیٹیو ایلیمنٹ نکالا. تو اس میں بھی یہ باکس پلاٹ یوز وغیرہ ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کانفیڈنس انٹرول کی بات بھی آئی ہوئی ہے. سو میرے خیال میں لاسٹ سلائڈ ہے. Deciles divide the distribution into 10 groups. They are denoted by D1, D2, and D3 and so on. Percentiles 100 equal میں کرتے تھے. Quartiles آپ نے دیکھا آپ کو Q1 سے Q2, Q2 سے Q3, Q3 سے Q4. اور deciles آپ کو 10 groups میں ڈیوائڈ کر کے دیتے ہیں. 0 to D1 is 10%, D1 to D2 is 20 is again 10%. لیکن دونوں کو اگر ہم کمبائن کر دیں تو 20% بن جائے گا. D6 to D7 is again 10%. تو یہ 10% انڈیویجول لیول پہ، اور اگر آپ کمبائن کرتے جائیں تو ایڈ اپ ہوتے جاتے ہیں. Deciles are denoted by D1, D2 and they corresponds to percentile of 10, 20, 30 and 90. So thank you. یہ آپ کا لیکچر تھا. آپ کے کوشچنس ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں گروپ میں بھی، اور اس کو پلیز آپ ریوائز کریں اور کوئز کو اٹیمپٹ کریں. تھینک یو.